पायरेसी में है। जो वहाँ के पायरेट्स हैं ये उनको फंड करते हैं, और जब वो लोग मिलियंस में पैसा वसूलते हैं शिपिंग कंपनीज से, तो उनका पार्ट मिलता है उनको। इंटरेस्टिंग। और उनको बहुत बड़े पैमाने पे वो हथियार प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको स्पीड बोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, उनको अपने यहाँ पे छुपने के लिए ठिकाने प्रोवाइड करते हैं। अनमैन्ड ये जो होते हैं क्या बोलते हैं, द्वीप होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, उनके ऊपर उन लोगों की बसाहट तैयार करवाते हैं या ठिकाने तैयार करवाते हैं। बहुत सारे ऑपरेशन वो लोग करते हैं ऐसे। हमने तो सोचा नहीं है यहाँ पे कि हमारा गैंग्स ऐसा कुछ करेंगे। हमारे यहाँ नहीं होता वो सब चीजें। बहुत ही ऑर्गेनाइज कंपनीज के पार्ट्स होते हैं अब ये। हाँ, मतलब जैसे दाऊद गैंग का मैं आपको बताऊं कि इंडिया में तो वो लोग उस तरह की चीज़ नहीं कर पाए थे, लेकिन डी कंपनी का एक वक्त में नेपाल का जो सीईओ था, जिसको कि निकनेम जंबो था, वो बंदा जो है वो मूल रूप से भारत के कश्मीर का था, और उसके परिवार जो है वो काठमांडू जाकर के बहुत लंबे समय पहले बस गई थी। तो ये जो जंबो है, इसने वहाँ पर दाऊद गैंग के लिए एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया था। उसने वहाँ पे न्यूज़ चैनल बनाया, उसने रेडियो चैनल बनाया, उसने न्यूज़पेपर खोला, उसने एक मैगजीन खोली, चेन्स ऑफ होटल्स बनाई, मोटर व्हीकल बेचने की जो शोरूम्स होते हैं उसकी चेन तैयार की। उसने सारे लेजिटिमेट बिजनेस वहाँ पे किए। उसका नाम था जमीम शाह, और यंग बंदा, बेहद खूबसूरत, आपके सामने से गुजरेगा या बैठेगा आपके साथ में तो लगेगा कि क्या बड़ा बिजनेस टाइकून बैठा है आपके साथ में। लेकिन वो इन सारी एक्टिविटीज में था। ही वॉज सीईओ ऑफ डी कंपनी ऑफ नेपाल, और वो सारे काम डी कंपनी के लिए करता था। यहाँ के गए हुए लोगों को वहाँ शेल्टर देना, वहाँ से लोगों को पाकिस्तान या अदर कंट्रीज में भेजना है उसके अरेंजमेंट्स करना, वहाँ से आए हुए लोगों को इंडिया पहुँचाना, आईएसआई के एजेंट्स को इंडिया पहुँचाना, टेररिस्ट को इंडिया पहुँचाना और वापस सरहद पार उधर भेजना, यहाँ के डिप्लोमेट्स को और यहाँ के ऑफिसर्स को करप्ट करना, नेपाल और पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपने फेवर में इस्तेमाल करना, इस तरह की सारी प्रोसेस करता था। पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। और जब एक दिन उसको अब उसकी हाईलैंडर या कोई सी वो थी एसयूवी थी, उसमें जब वो जा रहा था इनके नेपाल के राजा के महल के सामने से, तब बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल ऑपरेशन में उसके सामने एक यामाहा 100 RX जो है काले रंग की, जो कि बिहार से चोरी करके ले जाई गई थी, और उदय शेट्टी नाम का हमारे यहाँ का एक किलर था, और एक लड़का जो है यहीं का अपने डोंगरी का, उसको मतलब हायर करके और वहाँ ले गए थे। उसने वो गाड़ी उसके सामने डाली, गाड़ी रोकी गई, दोनों साइड से आकर के उसकी बॉडी में बुलेट पंप कर दी और वो मारा गया। ये हमारे यहाँ की एजेंसीज ने करवाया था, और इस काम को अंजाम देने वाले हमारे इंडिया के ही 3 गैंगस्टर्स थे। तो इन गैंगस्टर्स के जरिए एक गैंगस्टर को खत्म करवाया था। तो इस तरीके से मतलब जो है ऑपरेशंस अंडरवर्ल्ड करता है, इस तरीके से अपने आप को हाइड आउट करने के लिए वो फसाड तैयार करते हैं। इंटरेस्टिंग। वाह। दुनिया में अभी सबसे डेंजरस गैंग या माफिया कौन सा होगा? एक किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, जैसे अभी पिछले दिनों, ये अभी 2-4 दिन पहले ही जो मैचो मारा गया है, मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड, माय गुडनेस, मतलब उसका जो मैंने ऑपरेशंस देखे हैं और जो उसने अपनी टीम बना रखी है, उसके जो सपोर्टिव टीम है, उसको आपने कभी तस्वीरें देखी हैं? वो लोग जिस अटायर में हैं वो ऐसा लगता है कि स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज हैं। वो द फुल हेलमेट्स, ब्लैक यूनिफॉर्म, गेयर्स के साथ, विद ऑल इक्विपमेंट, गेयर्स, सबके पास में वॉकी टॉकी लगी है। वो 6 एंटीना 4 एंटीना वाले उनके अंदर वो हैं, जिससे कि साला 5-5 किलोमीटर दूर तक वो आराम से एक दूसरे को फ्रिक्वेंसी में जुड़े रह सकते हैं। इतना कमाल का उन लोगों का मतलब वो पूरा सेटअप है। उनके पास में रीइंफोर्स्ड अपने बंकर्स जैसे बने हुए हैं। उनके पास में ये डिफेंस जैसी व्हीकल्स होते हैं, उस तरह के से आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनके पास। और क्या मतलब आपकी सोचते हैं कि यूएस आर्मी ने और मैक्सिकन आर्मी ने आसानी से मार लिया उसे? उनको जबरदस्त मतलब जो है सामने से उसका प्रतिरोध झेलना पड़ा है, और अभी पूरा मैक्सिको जल रहा है। तो क्यों कर रहे हैं ऐसे मैक्सिको में? मैक्सिकन लोग क्यों अगेंस्ट हो गए इस चीज के? देखिए, इसका जो एनकाउंटर है वो बेसिकली पॉलिटिकल एनकाउंटर है। जो मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, उस टैरिफ का विरोध कर रहा था ये अल मैचो।
तो मैक्सिको में जो वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है, ये जो दिखाया है, या अभी पिछले दिनों एक उसके राष्ट्रपति को जिस तरीके से अरेस्ट करके ले गए वेनेजुएला के, वो सब क्या है भाई? वेनेजुएला का जो ऑयल फील्ड है उसके ऊपर कब्जा करना उनका असली मकसद था, उनका मकसद ड्रग्स नहीं था। देखिए, आपको एक चीज बताता हूं कि अभी तक दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ठीक है ना? दोनों वर्ल्ड वॉर जो हैं वो कोयला या खनिज के लिए हुए हैं, लोहे के लिए हुए हैं। हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, स्टूडेंट थे हम लोग हायर एजुकेशन में, तो हमारे प्रोफेसरान जो है हमें बताया करते थे कि अगला जो वर्ल्ड वॉर होगा, यानी तीसरा, वो साफ पानी के लिए होगा। और साफ पानी से बड़ा जो है आज के युग में भी 2026 में जब हम दोनों बात कर रहे हैं, तब क्लीन वाटर जो है, ड्रिंकिंग वाटर जो है, सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। लेकिन अब उसके ऊपर एक और चीज आ गई है। तो अब ज्योग्राफी के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये सिखाया जाता है या बताया जाता है कि जो अगला वर्ल्ड वॉर होगा वो डेटा पे कंट्रोल के लिए होगा। सो डेटा इज, वो जो है ना, वो खनिज नहीं है। पानी तक तो नेचुरल रिसोर्सेस की बात थी, नेचुरल रिसोर्सेस पे कब्जे की, ये आर्टिफिशियल रिसोर्स है, इस पे कब्जे के लिए अगला लड़ाई होगी, तो बाकी सब चीजें खत्म होंगी। तो इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड भी ऑपरेट करता है कि उसको भी अपना किसी न किसी चीज पे कंट्रोल चाहिए, वो वहां से अपना कंट्रोल करता है। वही चीज जैसे धारावी की आपने बात। सो धारावी में कौन, इतना बड़ा धारावी है, कौन चलाता है धारावी? कौन ओन करता है? कोई पर्टिकुलर गैंग, कोई पर्टिकुलर इंसान जिसके अंडर ऑपरेशंस होते हैं? एक वक्त था, वरदा भाई करते थे, वरदा दादा करता था। उसके बाद में उसका एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी खत्म हो गई वरदा के जाने के बाद। अब वहाँ पे लोकल एरिया में जो छोटे छोटे से गुंडे वुंडे हैं, ये हैं वो हैं, वो और बाकी फिर वो अपना पूरा सिस्टम चल रहा है। वहाँ के पॉलिटिशियन हैं वहाँ पे जो है। अभी इन दिनों जो है धारावी इलाके में जो सबसे बड़ा गुंडा है या डॉन है, वो सही मायने में कहूँ तो छोटा राजन गैंग का DK राव है। वो इस वक्त धारावी को अंदर बैठा हुआ है और वहाँ से ऑपरेट करता कराता रहा है। अभी तो हालांकि कुछ समय से वो जेल में है, उसको एक केस में अरेस्ट कर लिया है। लेकिन धारावी में ही एक अधबनी हुई बिल्डिंग है, उसमें 6th फ्लोर पे वो अपना दफ्तर चलाया करता रहा है। और वहाँ तक जाने के लिए कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है, वही सीढ़ियाँ हैं अधबनी हुई, आपको उसी से ऊपर आना जाना होगा। और वहाँ पे उसके चारों तरफ लोग फैले रहते हैं जो हर एक व्यक्ति को फ्रिस्क करते हैं या ध्यान रखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसकी मर्जी के बिना वहां ऊपर कोई नहीं आ जा सकता। इस तरह से तो क्या ऑपरेशन चलाते हैं? यही सब चीजें, जितना हफ्ता निकालना है, हफ्ता निकलेगा, लोगों से, बिल्डरों से कोई नया बिल्डिंग बन रही है तो उससे अपना पार्ट रखवा लेगा या उससे हफ्ता ले लेगा, या छोटे मोटे और जो दूसरे ऑपरेशंस होते हैं, हथियार खरीदना बेचना, ड्रग्स वर्क्स के धंधे वंदे। हालांकि ड्रग्स का मैंने कभी सुना नहीं उसका, लेकिन वो सब चीजें वहां पे जो खरीदते बेचते हैं, सट्टा मटका वाले लोग हैं, उनसे हफ्ता ले लेना, ड्रग्स वालों से हफ्ते ले लेना, यही सब चीजें चलती हैं। ये अब जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, वो लोग स्लम्स हटाते जा रहे हैं, तो धारावी तो जा ही रहा है ना। पूरा धारावी जो है क्लस्टर में एक पर्टिकुलर कंपनी को मिल गया है, अब वो डेवलप करेगा। तो अब जो धारावी अभी हॉरिजॉन्टल है, थोड़े दिनों बाद में उसका एक पार्ट जो है वो वर्टिकल हो जाएगा। वहां पे एक नई वर्टिकल स्लम खड़ी होगी, है ना, 10-15 माले की, जिसमें वैसे ही डिंगी रूम होंगे, वैसी गंदगी होगी, वैसे ही सब कुछ होगा। बम्बई में जितने भी स्लम रीडेवलपमेंट हुए हैं उसमें 2 तरह की बिल्डिंग बनी है। एक बिल्डिंग रीडेवलपमेंट की है, दूसरी जो है फ्री सेल की है। फ्री सेल की बिल्डिंग के अंदर अमीर आदमी आता है या पैसे वाला व्यक्ति आता है या जो अफोर्ड कर सकता है वो आता है। तो वहाँ सोसाइटी होती है, क्लीनिंग होती है, बाकी उनके लिए एक जो है, जो जिसको सेल कंपोनेंट कहते हैं वो हो गया। दूसरा जो SRA कंपोनेंट होता है, उस बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सफाई नहीं मिलेगी, वहां की पाइप में फूटी हुई होंगी, उसमें से मल मवाद बहता हुआ मिलेगा। बनाते टाइम तो सही बना होगा ना, बनाते समय ही उन दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर सेल कंपोनेंट की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1 रुपया है, तो इनकी जो बिल्डिंग की SRA बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होती है वो 15-20 पैसे होती है। इतना बड़ा फर्क होता है। इनके यहाँ पर जो है हाई स्पीड एलिवेटर लगेंगे जर्मनी के, और उनके यहाँ पर इंडिया के जो सबसे 3rd रेटेड एलिवेटर होंगे, जो नीचे से ऊपर 10 माले तक जाने में 10 बार हाँफ जाएगी, वैसे लगे होते हैं। इंटरेस्टिंग। ओके, हम एक चीज़ बात करते हैं, स्लम माफिया पे बात कर रहे थे। स्लम माफिया के अलावा लास्ट टाइम ना आपने एक बात बताई थी जो हमारी आधी रह गई थी, वो है बार इकोनॉमी, बार माफिया। तो बार माफिया कितने करोड़ की इकोनॉमी थी? करीब करीब 1 लाख करोड़ की, सिर्फ बॉम्बे में। तो
एक्सप्लेन, क्या इसके पार्ट से कैसी 1 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनी, कहाँ से स्टार्ट हुआ बार माफिया? बार कल्चर का जो आरंभ है 1960 के दशक से शुरू होता है, करीब 62-64 के आसपास की बात है। मुंबई में नरीमन पॉइंट जो इलाका है, जो कि यहाँ का सबसे रिच एंड बेहतरीन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक मेकर चैम्बर शायद 2 या 4 किसी में दूसरी मंजिल के ऊपर एक बार बना, सोनिया महल। उसके 4 मालिक थे। उन चारों मालिकों का काम तो बड़ा अच्छा चल रहा था, चूंकि ऐसी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बार है तो वहाँ पे बिजनेस भी अच्छा आ रहा है। लेकिन वो लोग देश दुनिया घूमते थे तो उनको एक दिन ऐसा लगा कि यार बिजनेस को और बढ़ाने के लिए इसमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ रंग लाओ, इसमें कुछ मजा लाओ। तो उनको लगा कि यार इसमें अगर हम फीमेल वेट्रेसेस रखें तो हमारे यहाँ पे बिजनेस और बढ़ेगा। उनने फीमेल वेट्रेस रखी। फीमेल वेट्रेस के चक्कर में अपोजिट सेक्स वाला मामला आ जाता है, तो अट्रैक्ट होकर के ज्यादा लोग आते हैं। अच्छा चलने लगा। फिर उनको कहीं घूमते देखते हुए ये चीज समझ में आई कि अरे यार अगर यहाँ पे हम लोग म्यूजिक रखेंगे तो और बढ़िया होगा। तो उन्होंने ऑर्केस्ट्रा भी रखना शुरू किया, लाइव बैंड आ गया, उससे और बिजनेस बढ़िया हो गया। क्योंकि आदमी शराब पीने जाता है तो वहां पे वो रिक्रिएशन के लिए जाता है बेसिकली, है ना, थोड़ा समय बिताने, थोड़ा फन के लिए। अब आपके पास फन के लिए शराब तो है, लेकिन उससे जुड़े भी और चीजें नहीं है, तो थोड़ा सा ग्लैमर भी ऐड हो गया था। अब इसमें म्यूजिक ऐड हो गया, तो अब आपका जो माइंड है वो उसको एक अलग वाइब्स मिल रही हैं। आपके लिए म्यूजिक है बढ़िया, जो है फिल्मी नंबर्स बज रहे हैं, ठुमरी तो कोई वहां पे बजाएगा नहीं। जब ये चीज शुरू हुई तो उनको लगा कि यार अब इसके भी आगे और क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि डांसर लाओ। और डांसर आने लग गई, नाचने लग गई, उनके ऊपर लोग पैसा उड़ाने लग गए। तो उनको लगा कि यार साला ये इतना सारा पैसा लड़कियां कमा के ले जाती हैं, तो उसमें से कट अपने पास रखने लग गए। शराब खाना जितने पैसे का नहीं है, उससे ज्यादा पैसा जो है न्यौछावर में आने लग गया। कितना पैसा उड़ने लगा? लाखों में। उस समय में मतलब दिन का 2-2 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता था सोनिया महल में। 60s में 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इस आज का मतलब 2 करोड़ रुपया या 20 करोड़ रुपया है। जिस जमाने में बियर जो है वो 7 रुपए 6 रुपए की मिला करती थी, उस जमाने की बात है, ये 5 रुपए की मिलती थी। तो मतलब आपको उस समय में 1-2 लाख रुपया आ रहा है, इट इज अ ह्यूज मनी, वेरी बिग मनी। तो वो चीज शुरू हुई। अब जब वहां पे शराब भी है, शबाब भी है, कबाब भी है, पैसा भी है, तो गुंडे मवाली भी आने लगे। तब दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग की आलमजेब अमीरजादा, ये लोग सब यंग थे, साबिर वगैरह, ये लोग सब वहां पे जाया करते थे, एक दूसरे को देखा करते थे। कोंकणी मुसलमान और आपका पठान गैंग, इनके बीच में एक नेचुरल लड़ाई थी, एक झगड़ा था। और वो ये था कि हम यहाँ पहले से बैठे हैं, हम बाप है, और तुम साले कल के लौंडे हमारे इलाके पे कब्जा नहीं कर सकते। तो वो नाक की और इलाके की लड़ाई उन दोनों के बीच में शुरू हुई। साबिर बहुत ही समझदार, बहुत ही बिजनेसमैन किस्म का इंसान था। लड़ना मारना मरना ये वो सब, वो स्मगलिंग वाली रूट का लड़का था। दाऊद जो है ना बहुत एग्रेसिव था, उसको ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती थी, वो तुरंत रिएक्ट करता था। इनके बीच में वहां से लड़ाइयां शुरू हुई सोनिया बार से, कि भाई ये लोग पैसे लुटा रहे हैं, दाऊद के पास में पैसे खत्म हो गए, तो वहां पे टॉन्ट मार दिया, बस क्या इतनी औकात है, आजा बैठ हमारे साथ, तेरे को पैसे देते हैं, उड़ा। ये उसको बर्दाश्त नहीं होता था, ईगो हर्ट हो रहा है, चाह रहे हैं साला अगले दिन ज्यादा पैसा ला रहे हैं, कुछ भी करके किसी भी तरीके से। उनके पास में पैसे लाने के 100 तरीके थे, दाऊद और उनके ग्रुप के पास में नहीं थे उतने, इनके पास उतना स्टेबिलिटी नहीं थी, उतना नेटवर्क नहीं था, पैसे नहीं थे तो बड़े काम नहीं कर पाते थे। दाऊद और ये लोग जो है छोटे मोटे घड़ी की अल्टा पल्टी का काम करते थे, या 2 थान कपड़ा उठा करके ढोलकिया ब्रदर्स के यहाँ से ले जा करके मार्केट में बेचते थे, उससे जो पैसा आता था, मतलब इस तरह का छोटी मोटी छिनैती डकैती कर ली, यही सब चीजें उनकी चलती थी। इनके पास में साला अलग तरीके से पैसा आता था, स्मगलिंग का बड़ा पैसा आता था, और चरस और अफीम का बड़ा मतलब इनके पास में पैसा आता था, हफ्ता वसूली का पैसा आता था, तो इनका हाथ मजबूत होता था। दिल गुर्दा इनका बड़ा भाई था, ऊपर से पठान है, पठान होने का अपना रुआब और रुतबा है,
तो वो दोनों चीज़ों के बीच में क्लैशेस होते हुए, और ये क्लैशेस ने फ्यूल किया यहाँ पर सोनिया महल ने। तो वो एक बार से 50 बार बने, 50 से 500 बार बने, और अगले 10 साल के अंदर मुंबई में कम से कम 2000 डांस बार बने। मतलब हर गली में, हर गली नुक्कड़ में, कहीं रेड रोज है, कहीं व्हाइट हॉर्स है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं टोपाज है। और एक वक्त ऐसा आया कि सोनिया महल तो मिट गया, लेकिन ग्रांट रोड का जो टोपाज बार है वो मुंबई का सबसे बड़ा डांस बार बना, जिसमें कि एट वन पॉइंट जो है वो 500 से 600 लड़कियां होती थी, जिसमें से 200 300 लड़कियां फ्लोर पे हुआ करती थी। 3 मंजिल का बार होता था और अलग अलग फ्लोर हुआ करते थे, और उसमें कई प्राइवेट फ्लोर्स भी थे जिनमें मैं पहुंचा हूं और मैंने वो देखा है। और उसमें 8 बाई 10 के, 10 बाई 12 के ऐसे कमरे हुआ करते थे, जिसमें चारों तरफ सोफे लगे होते थे, बीच में उनके सामने टेबल्स रहती थी जिस पे आपके लिए ड्रिंक्स एंड स्नैक्स सर्व होता है, और बीच में आपके लिए लड़कियां नाचती हैं। तो इस तरह की वो जगह थी, और बेहतरीन रक्कासाएं, बेहतरीन खूबसूरत लड़कियां। पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसी खूबसूरत और ऐसी कमाल की डांसर लड़कियां नहीं मिलेंगी जो टोपाज में होती थी। ऐसे और भी कई बार थे, दादर में काफी सारे थे, यहाँ तक कि मलाड में भी काफी थे। तो किसका था टोपाज? 4 दक्षिण भारतीय व्यक्ति थे, उन लोगों का था ये डांस बार। मतलब मुझे याद है अच्छी तरह से कि 93-94 में जब मैं विजिट करने जाया करता था, तब वहाँ पर बियर जो है कुछ 400 या 500 रुपए की हुआ करती थी, जब बियर का दाम जो है शायद 30-40 रुपए हुआ करता था। वहाँ चाय 100 रुपए की थी, चाय भी 100 या 150 रुपए की थी, कॉफी 200 रुपए की थी। क्यों ऐसे? क्योंकि डांस बार है, हमारी मर्जी आएगी, हम उतना पैसा लेंगे आपसे, क्योंकि डिमांड है, इतनी डिमांड है। और ये लोग लाते कहाँ से थे ये सब डांसर्स एंड लोग? ये सब पूरे देश से, पूरे देश से। और इलीगल बिजनेस था करना उस टाइम पे? उस वक्त लीगल था, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इलीगल तब भी था, लेकिन सब चलता था। वो अपने बिल्डिंग प्रोमाइस के अंदर लड़कियां सप्लाई नहीं करते थे। बट इतनी लड़कियां तो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी आके डांस करता होगा। इच्छा से कौन बुरा काम करना चाहता तो है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती होगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग होने के बाद में ये लड़कियां इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती हैं, इसलिए वो काम करती रह जाती हैं। अंदर कैसे आती है? अंदर आने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वो हैं। इसमें ऐसा है कि एक जैसे मेरी एक किताब है अगले जन्म बेड़नीना की, जो तो उसमें उसकी जो कम्युनिटी की, बेड़िया कम्युनिटी की लड़कियां हैं, इनको इनके पिता, भाई, चाचा, रिश्तेदार जो हैं वही वहाँ की कुमारी लड़कियों से वो प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं। और उनके यहाँ पर नृत्य और संगीत की बड़ी प्राचीन परंपरा है। ये जो चीज़ है ये आज से नहीं है। जब ये आपके यहाँ पर ताजमहल बन रहा था उससे पहले की चीज़ें हैं। बैतुल्लाह से? हाँ, तो ये लड़कियाँ बहुत बड़े पैमाने पे आती हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे 3-4 और कम्युनिटीज़ हैं, उनकी लड़कियाँ भी आती हैं, जिसमें नट कम्युनिटी एक है, एक बांछड़ा कम्युनिटी है जो मध्य प्रदेश की है, अगर आपको मालूम हो तो, जो आपके रतलाम, जावरा से लेकर के और राजस्थान, नीमच, मंदसौर तक पूरा वो बेल्ट में है। तो ये सारी लड़कियां जो हैं ये आती हैं। एक तो दूसरा जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए छोटी बच्चियां लाई जाती हैं या बड़ी उम्र की भी लाई जाती हैं, और उनको पहले प्रोस्टिट्यूशन में झोंका जाता है। कुछ उनसे वहां से बच करके निकल आती हैं तो वो यहाँ आ जाती हैं। कुछ गरीब परिवारों की लड़कियां जो हैं वो अपनी बेटियों को नाच गाना सिखा करके डांस बार में लाते हैं कि यहाँ से कमाएगी, लेकिन वो भी प्रोस्टिट्यूशन में उतर आती हैं कुछ समय के बाद में। कुछ जो मतलब ये पारिवारिक जो समस्याएं हैं, पैसों की कमी है, उसके कारण लड़कियां आती हैं। जो सबसे बड़ा बंच ऑफ गर्ल्स आया था डांस बार में, वो असल में आया था मिल मजदूरों के घरों की बेटियों, बहनों, महिलाओं का। और उन्हीं के बेटे बच्चों में से अधिकांश जो हैं वो अंडरवर्ल्ड में आए और शूटर बने या कुछ और काम किए उन्होंने। ये बहुत ही मतलब इस शहर का दुर्भाग्य है कि इस तरह की एक्टिविटीज हुई जिससे कि अंडरवर्ल्ड भी पनपा बड़ा हुआ, और फ्लैश ट्रेड भी या वेश्यावृत्ति भी या डांस बार की जो ब्लैक इकोनॉमी है वो भी इनके कारण खड़ी हुई, बड़ी हुई। तो आप जैसे टोपाज के बारे में बता रहे थे, तो टोपाज में ये पूरा चला करता था। टोपाज में एक जो बहुत मैंने कमाल की चीज़ और देखी थी, जो वहाँ पर एक निक्की जान नाम का हिजड़ा नाचता था, और उसको बड़ा ऑस्पिशियस, बहुत सेक्रेड माना जाता था, बहुत ही पूजनीय उसको माना जाता था। ये था कि 3-4 बजे जब भी डांस बार इस दिन के लिए ओपन हो रहा है तो पहला नाच जो है, पहला पाँव जो है उसका लगता था फ्लोर पे, और तब सारी लड़कियां जो हैं फ्लोर के चारों तरफ दीवारों से सट के खड़ी रहती थी,
और पूजा होती थी पहले भगवान की, उसके बाद में ये पूजा करके और आरती ले करके निक्की जान फ्लोर पे आती थी, पहला नाचती थी और उसको जो शेट्टी है वो पहली न्यौछावर उसको देता था और वो न्यौछावर के बाद में जो है वो ऑफिशियली बिजनेस स्टार्ट होता था। लड़कियां फ्लोर पे नाचने के लिए आती थी, ग्राहक अंदर आया करते थे। ये वहाँ का रिचुअल था, तरीका था। तो ऐसे कैसे कि उसी जगह पे पूजा भी हो रही है और ये सब गंदा काम भी हो रहा है? अरे भाई, मर्डर करने के बाद में हमारे यहाँ के बंदे जो हैं वो भगवानों के दरबार में जा कर के और वो करके आते हैं कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरा ये काम सफल रहेगा तो मैं आपको 1 लाख रुपया चढ़ाऊंगा। तो भगवान ने उसको क्या वो शक्ति दी है, या किसी मकबरे से या किसी औलिया ने या किसी की जो मज़ार है वहाँ से उनको शक्ति मिली है कि हाँ भैया जा तेरा काम सफल हो जाएगा, या उनको आशीर्वाद मिला? नहीं, श्रद्धा है उनकी। तो क्राइम करने वाले आदमी की अपनी श्रद्धा है। तो हर मंदिर मस्जिद में इसी तरीके से मज़ारों में यहाँ पे जितने क्रिमिनल हैं ये जा करके पैसे चढ़ाते थे, चादरें चढ़ाते रहे हैं और फूल मालाएं चढ़ाते रहे हैं। तो ये उनकी श्रद्धा की बात है। आज भी आप डांस बार में जाइए, इलीगल चल रहे हैं ना, उनमें सब जगह पर मंदिर बने हुए हैं, हर एक उसमें। एंड ये जो आप बोल रहे हो उस टाइम पे जितने आप बोल रहे 2000 डांस बार्स थे, इसमें मैक्सिमम नॉर्थ इंडियंस के थे, साउथ इंडियंस के थे? डांस बार के जो ओनर्स होते रहे हैं और ऑपरेट करते रहे हैं उसमें ऑपरेशनल जो स्टाफ रहा है वो मोस्टली तो साउथ इंडियन होता था। क्यों? क्योंकि उस काम में वो माहिर हैं। होटल इंडस्ट्री के सबसे माहिर लोग जो है वो साउथ इंडियंस हैं। आज आप चले जाइए पूरे बॉम्बे में, इवन यहाँ तक कि आपको जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल का भी फूड बेचने वाला आदमी मिलेगा वो कोई शेट्टी निकलेगा, कोई ये क्या बोलते हैं मराठी असल बड़ा पाव बेचने वाला आदमी भी मतलब आपको शेट्टी मिलेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि वो लोग उस काम में मास्टर हैं, उनको वो उस धंधे की समझ है, वो लोग बचपन से उस काम में होते हैं। तो उसकी सारी इकोनॉमी, उसकी सारी वर्कमैनशिप, उसकी सारी वो जो इन एंड आउट, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड येलो है, वो सब समझते हैं। तो अब जैसे ये इतने पावरफुल डांस बाज हैं, इतने पावरफुल ये लोग हैं, यहाँ पे इतने पावरफुल लोग आते हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग आते थे, इन सब के लिए प्रॉबेबली ओनर को भी बहुत पावरफुल होना जरूरी होता होगा। ओनर के पास पैसा होता था, और पैसे से पावरफुल क्या हो सकता है बताइए? कोई है ऐसी चीज? कोई शय और शक्ति नहीं है। तो धन फेंका और अपना काम कर लिया। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी बार्स में या तो पार्टनर रहे हैं या सीधे सीधे बार ओन करते रहे। 4 बार का मालिक तो हमारे यहाँ पर एक मुख्यमंत्री तक बन के गया। तो डांस बार की और इनकी जो कहानी है, दास्तानें हैं, वो बड़ी कमाल की हैं। यहाँ सत्ता से लेकर के शबाब तक और धन से लेकर के अंडरवर्ल्ड तक सब बिचते हुए देखा है मैंने। और इसके जैसी ब्लैक इकोनॉमी और इसके जैसी स्ट्रांग इकोनॉमी किसी और की नहीं देखी। यहाँ से जो हवाला चलता रहा है वो भी देखा है। कैसे? क्या भाई, इतना आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे हैं तो हवाला की तो जरूरत पड़ेगी ही ना। तो हजारों करोड़ का हवाला रोजाना होता रहा है। यहीं पर हमने क्रिकेट की मैच फिक्सिंग होते देखी है। दीपा बार तो इस काम के लिए बड़ा कुख्यात रहा ही है। वहाँ की जो डांस बार की एक लड़की थी जिसका नाम है तबस्सुम, वो इस काम में लिप्त पाई गई और बाद में उसको गिरफ्तार भी किया था पुलिस ने, और लंबे समय तक वो केस वेस भी चलता रहा। अभी भी वो केसेस चालू हैं। उस लड़की ने लाखों करोड़ों कमाए इसी काम में। वो खुद न केवल सट्टा खेलने लगी थी बल्कि छोटी मोटी बुकी भी बन गई थी। और 7-8 उसमें जो है श्रीलंका के, भारत के, पाकिस्तान के, एक आध ऑस्ट्रेलिया का, ऐसे क्रिकेटर्स के नाम भी उछल करके सामने आ गए थे कि ये लोग शामिल हैं। और इन लोगों को सबको हनी ट्रैप करवा करके और इन लोगों से ये सारा काम करवाया था। जो सट्टेबाज हैं उनका एक कार्टल है, उसने ये सब काम करवाया था। इनको रात में मस्तियाँ करवाने के लिए वहाँ ले जाते थे। जो लड़कियाँ पसंद आती थी उनके परोसा जाता था, और फिर उसकी जो तस्वीरें, वीडियोस हैं, उनके जरिए इन लोगों को ब्लैकमेल करके और मैच फिक्सिंग करवाई जाती थी। ये भी हमने वहाँ देखा है। तो कमिंग बैक टू सोनिया बार, टोपाज, वहाँ पे अब आप बोल रहे थे कि दाऊद इब्राहिम उस टाइम पे तो छोटा मोटा प्लेयर था, फिर वो कैसे कैसे पावरफुल बना, वो कैसे चीज़ें हुई कि फिर बार में उसने और ज़्यादा अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया है? दाऊद ने उसके बाद में बार्स पे अटैक नहीं किया। दाऊद और इन लोगों के बीच जो वहां से लड़ाई शुरू हुई, वो लड़ाई तो बाद में सड़कों पे असल में लड़ी गई ना। उसके बाद पिस्तौलों और बंदूकों, AK-47, 56 से लड़ी गई वो।
चाकुओं और तलवारों चौपर से लड़ी गई। 12 के अंदर मारकुटाई हुई है, बाज दफा मर्डर्स भी हुए हैं, है ना, लेकिन सिर्फ 12 में नहीं हुआ। असली लड़ाइयाँ तो स्ट्रीट फाइट ही हुई है। जैसे स्ट्रीट फाइट्स अदर कंट्रीज में भी माफिया में होती है, शिकागो में जिस तरीके से होती रही है, लॉस एंजल्स में होती रही है, वैसे हमारे यहाँ भी होती रही है बॉम्बे में। इसलिए बॉम्बे माफिया को माफिया कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। तो वो सारा हुआ है ना। यहाँ की कोर्ट्स में भी मर्डर हुए हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स में भी हुए हैं, यहाँ के जेलों में भी मर्डर हुए हैं, गोलियां चली हैं। जैसे पिछले दिनों अबू सालेम के ऊपर तलोजा जेल में गोली चली थी, हालांकि उसके बारे में 2-3 अलग अलग बातें कही जाती हैं कि वो गोली क्यों चली, क्यों चलवाई गई। तो ऐसे बहुत सारे हैं। आपके ओपी सिंह का मर्डर करवा दिया जाता है पुणे जेल में अपने लोगों को भेज के ECD के राव के जरिए। तो ये सारी हाँ लड़ाइयाँ चलती रही हैं। तो फिर उस बार इकोनॉमी का क्या हुआ, लाइक कहाँ गई, वहां से चीजें कहाँ पे आगे बढ़ी? वो बार इकोनॉमी फ्लरिश होती रही, और सबसे ज्यादा फ्लरिश मालूम है कब? एक पर्टिकुलर टाइम पे हुई, जब इस देश में शेयर मार्केट में बूम आया। शेयर मार्केट के बूम ने असल में बार इकोनॉमी को फ्लरिश किया, उसको खड़ा किया। शेयर मार्केट में आदमी ने अंधा पैसा कमाना शुरू किया। हर्षद मेहता का जो काल है उस समय की बात कह रहा हूं। और वहां का पैसा ले करके ये जो नियो रिच थे, नए नए लड़के बच्चे और नया नया पैसा कमाया हुआ, और वो ले करके डांस बार्स में पहुंचते थे। लड़कियां जो नोट उनको वो दिया करती मिला करता था, वो लड़कियां उसी नोट से उनका गाल सहला के निकल जाती थी। उतने में तो वो उनके साथ में सपनों में बिस्तर में पहुंच जाया करते थे। और फिर इन लड़कियों को पटा करके और अपने साथ रात ले जाने के लिए ये लोग उनके ऊपर हजारों लाखों फेंका करते थे। कोई ऐसा डॉन था जो इन सब में पड़ा ही नहीं, कभी बार डांसर वगैरह में नहीं घुसा? बार बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो डांस बार में और इसमें जाया नहीं करते थे। जैसे अरुण गवली का मैंने आज तक कभी नहीं सुना, अमर नाइक का मैंने कभी नहीं सुना, और भी काफ़ी सारे लोग रहे हैं कि मतलब उनका ऐसे कोई इंटरेस्ट लड़कियों में या उनमें नहीं रहा करता था। पहले का जो पुराना जो हमारा अंडरवर्ल्ड था ना, उसमें स्त्रियों का बहुत सम्मान था, और यदि किसी स्त्री के साथ में उनको वक्त बिताना है तो वो तभी उनके साथ में वक्त बिताया करते थे जब वो लड़की या महिला खुद चाहती हो। जोर जबरदस्ती करने का दौर नहीं था वो। जोर जबरदस्ती का कब दौर है? दाऊद एंड ग्रुप के आने के बाद। लेकिन तब भी ये था कि बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो जोर जबरदस्ती किया करते थे, भले ही वो दाऊद गैंग में क्यों ना हो। I've heard कि बार डांसर्स ही एक टाइम पर पुलिस या दूसरी गैंग वालों की खबरी बन जाती थी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैसा होता है कि लड़कियां तब तक किसी की खबरी नहीं बनती हैं, किसी के अगेंस्ट खबरी नहीं बनती हैं, जब तक कि उसके मन में प्रतिशोध लेने की भावना न जागे। एक बात। दूसरी चीज ये कि या तो वो पुलिस के किसी ऐसे चक्कर में फंस जाए कि बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो पुलिस के लिए मुखबिरी करने लगे, है ना, कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो ये चक्करों में होता है। और कोई भी लड़की किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, वहां तक तो ठीक है। वो सबके बारे में अगर दे रही है तो फिर वो इन्फॉर्मर है ना, कि ये X पर्सन आ जाया था, Y पर्सन आ जाया था, वो फिर इस तारीख को आने की बात है, या सर वो अभी बैठा हुआ है आप आ जाओ, तो वहां से वो पिकअप करवा देती थी। लेकिन जिन लड़कियों के बारे में पता चल जाता था फिर वो मरी भी जाती थी, उनको बख्शा नहीं जाता था वो, क्योंकि अंडरवर्ल्ड का रूल है खबरी को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। तो वो लड़कियां भी मारी जाती थी। ऐसे कई लड़कियां मारी गई हैं। ऐसे किसी स्पेसिफिक इंसान के पीछे दो गैंग्स की लड़ाई हुई है कोई बड़ी? बार डांसर के पीछे, बार डांसर के पीछे लड़ाई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दाऊद और ये दोनों मतलब जो हुए हैं, उसमें एक लड़की हुआ करती थी जिसको जो इन दोनों के पास से पैसा लिया करती थी, और दाऊद उसको अट्रैक्ट करके अपनी तरफ लाने के लिए उसको पैसे दिया करता था। और ये बात अमीरजादा और आलमजेब को बड़ी करती थी, और उसके कारण उन दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ था। जैसे आपने बोला कि एक दिन में 2-2 लाख रुपए, आई एम श्योर वो बड़ा भी होगा एक टाइम पे, बहुत पैसे बढ़ गए होंगे। तो एक लड़की के ऊपर टोपाज बार में एक दिन के ऊपर तेलगी ने 85 लाख रुपए लुटाए थे, ये तो हमारी जानकारी में है। इसके ऊपर करीब करीब 80 लाख के आसपास एक बार में निक्की जान पे उड़ाए गए हैं, ये जानकारी मेरे पास है। निक्की जान का एक बहुत खूबसूरत मतलब उसका एक मैनरिज्म था या उसकी एक तरकीब थी जो मैंने अपनी आंख से देखी है। निक्की जान किसी व्यक्ति को टारगेट कर ले कि ये इसके पास पैसा है और इससे पैसे निकालने हैं, तो वो आएगी और उसका जो शराब का भरा हुआ गिलास है वो उठा करके और अपने माथे पे ऐसे रखेगी, और उसके बाद में वो फिरन लेना शुरू करेगी, जिसको चक्कर कहते हैं, कथक की भाषा में फिरन कहा जाता है उसे। और हर फिरन पे सामने वाला जिसका शराब का गिलास है उसको 100 का एक नोट उड़ाना है,
और वो एक वक्त में 400 500 फिल्म कर लेती थी। दूसरा ये था कि उसको लोग ऑस्पिशियस मानते थे ना भाई। मैंने उसको अमीरों के घर में बच्चों के मुंडन के लिए, जन्म के लिए या विवाह के में आशीर्वाद देने के लिए उसको बुलाते हुए देखा है अमीरों को अपने घर, शादी के मंडप में। और उसको 11-11 लाख रुपए, 21-21 लाख रुपए शगुन दे करके भेजते थे। वो साड़ियां देते थे उसको, गहने देते थे उसे। मतलब उसकी एक एक विजिट जो है वो कई बार कई घरों में 50-50 लाख की होती थी। उसको इतना सम्मान मिलता था इसी समाज में। ये तेलगी वाला क्या एग्जाम्पल था? तेलगी उस वक्त तो बड़ा कमाल का, मतलब वो पैसा उसने कमा लिया था फेक स्टैम्प से। तो 85 लाख उड़ा दिए। 85 लाख उसने उड़ाए थे उस दिन वहां पे एक लड़की पे। और तेलगी के साथ में लेकिन एक कमाल की बात थी, सब उसको बहुत ही मतलब वो अलग तरीके से बोला करते थे उसके बारे में, ये सब बातें कि वो डांस बार में जाता है लड़कियों के साथ में, उसका रिश्ता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने एक चीज पाई कि उसे लड़कियों के जिस्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये गजब की बात थी। वो जाता था, पैसे उड़ाता था, अपने श्रीमंत होने, अपने धनिक होने का मतलब दिखावा जरूर करता था, लेकिन लड़कियों को कभी गोद में नहीं बैठने देता था, न सार्वजनिक रूप से न एकांत में। ये गजब की एक चीज मैंने उसमें पाई थी, क्वालिटी। एंड फिर जो बार डांसर्स थे जिनके ऊपर इतना पैसा उड़ता था, जैसे निक्की जान, उनका क्या हुआ? निक्की जान अपने वक्त के हिसाब से बूढ़ी बूढ़ी हो गई, उसके बाद में वो आउट ऑफ प्रोफेशन हो गई। लेकिन उसने अपने अंडर में कुछ लड़कियां वगैरह ये वो तैयार कर ली थी, तो वो उन लोगों को वहां नचाती रही। इतने पैसे बने थे, इतने सारे लोग थे, ये सारे डांस बार्स, वो कहाँ गए? देखिए, जब डांस बार पे पाबंदी आई तो डांसर्स कहाँ गए? डांसर्स ने तो बहुत पैसे कमाए होंगे। डांस बार में काम करने वाली लड़कियां अपने जीवन काल में ठीक उसी तरह होती हैं जैसे फिल्मों में काम करने वाली लड़कियां होती हैं, कॉल गर्ल्स होती हैं, प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। जब तक जवानी है तब तक कमाई है, जिस दिन जवानी खत्म हो जाती है, कमाई खत्म हो जाती है। तो जो समझदार लड़कियां होती हैं वो तो अपने लिए बिजनेसेस या कुछ ना कुछ सेटअप कर लेती हैं। जैसे बहुत सारी कॉल गर्ल्स और ये थी, क्या बोलते हैं, डांस बार की लड़कियां थी, उन्होंने फ्लैट खरीद लिए, दुकानें खरीद ली, उनके रेंट से उनका जो बुढ़ापा है वो बड़ा अच्छा कट रहा है। कुछ लड़कियां जो हैं उन लोगों ने अमीरों से शादियां कर ली, उनका बुढ़ापा अच्छा किसी ने करी, किसी बड़े टाइकून से। बहुत सारी है, बहुत सारी हैं ऐसी लड़कियां। तो बहुत सारे होटल मालिक हैं, उन्होंने की है। उसमें से एक की तो कहानी ये रही है कि डांस बार की जो मालिक था उसने अपने ही डांस बार की लड़की से शादी की। अच्छी बात है तो। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात भी उससे एक जुड़ी कि उस लड़की को ये शक हो गया कि ये अपनी ही डांस बार की दूसरी लड़कियों से आज भी रिश्ता रखता है। तो अल्टीमेटली उसने 2-3 बंदों को हायर किया और उसका मर्डर करवाया। ये कहानी है उसमें। एक लड़की थी जिसने की ऐसे ही शादी की अपने ही बार ओनर से, और उसको शक हुआ कि ये वो कर रहा है। हाँ, वही उसी लड़की की जो बात कर रहा हूँ, 2-3 लोग जो हायर किए, इसने उसको जो है कोक में और शराब में थैलियम पिलाया 2-3 महीने तक, जिससे कि स्लो पॉइजनिंग से उसकी डेथ हुई। और उसने 2-3 लोगों को इस तरीके से प्लान करवाया कि घर में वो लोग लूटपाट के लिए घुसे और उन लोगों ने इसका मर्डर कर दिया। लेकिन उसकी बॉडी पे इस तरह के सिम्टम्स आ गए थे थैलियम के, पॉइजनिंग के, जिससे कि पोस्टमार्टम करने वालों को समझ में आ गया था कि ये किलिंग नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग मर्डर है। और वो लड़की और वो सब लोग फिर अरेस्ट हुए थे। तो ये भी है। तो बहुत लोगों ने ऐसे शादियां करी, बहुत लोगों ने, बहुत हैं। एंड फिर ये सब चलता रहा, बढ़ता गया। 2005 में सब बंद हो गया, बैन हो गया। क्या हुआ उस पूरी इकोनॉमी का? इतना पैसा, इतने लोग, उस पूरी इंडस्ट्री का क्या हुआ? देखिए, अधिकांश लड़कियां तो जो बेरोजगार हो गई, उनमें से काफी सारी तो प्रोस्टिट्यूशन में डायरेक्ट आ गई। बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो बैंगलोर चली गई, हैदराबाद चली गई, नेपाल के शहर काठमांडू चली गई, और पश्चिम बंगाल के शहर कोलकाता चली गई, और वहां के डांस बार में डांस करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जो लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बन गई वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। 2005 में जो बंदी आई, उसका नतीजा यहाँ की ये इकोनॉमी टूटना भले ही हुआ, लेकिन डांस बार बंद हो गया ऐसा नहीं हुआ। एक लंबी लीगल लड़ाई चलती रही, लेकिन ये इलीगल जो इकोनॉमी है ये बरकरार रही। 2000 बार बंद हुए, लेकिन 300-400 बार तो अभी भी चालू हैं। आज भी डांस बार चालू हैं। तो अब कैसे चलता है नेटवर्क? और अभी भी उतना ही पैसा चलता है? पैसा पहले अगर 10 रुपए रिश्वत चलती थी तो आज 50 रुपए चलती है।
पर उड़ता पैसा आज भी उतना ही उड़ता, इकोनॉमी वैसी चलती है? नहीं नहीं, उतनी बड़ी नहीं बची। अब जो है उतना बड़ा मतलब ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है उतना बड़ा नहीं बचा है, अब काफी कम हो गया है। क्योंकि अब पहले वो खुली तौर पे चल रहा था, अब वो अंडर बेनेथ है, छुपा हुआ है। तो दिन भर मतलब जैसे चला करता था वो चीज़ नहीं हो गई है। हर एक व्यक्ति को वहाँ पे अब एंट्री नहीं रह गई है। जिनको वो जानते हैं या जिन लोगों को जानते हैं उनके साथ आए हुए लोगों को ही वो एंट्री देंगे। और आप बाहर जाएंगे तो बाहर आपको ऑर्केस्ट्रा बाहर चलता दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो डिग्री ऑफ गर्ल्स, ब्यूटी ऑफ गर्ल्स, वो सब बढ़ता चला जाता है। तो वो आज भी चल रहा है। पुलिस को हफ्ता जाता है, पॉलिटिशियंस को हफ्ता जाता है, लोकल जर्नलिस्ट को जाता है, आरटीआई एक्टिविस्ट को जाता है, और बीएमसी वालों को जाता है, फायर ब्रिगेड वालों को जाता है। इस सिस्टम में जितने लोग हैं सबको वहां से हफ्ता आज भी जाता है। और ये इकोनॉमी आज भी एग्जिस्ट करती है। तब 1 लाख करोड़ की थी, आज 20,000 करोड़ की होगी, 10,000 करोड़ की होगी, लेकिन वो आज भी एग्जिस्ट करती है। इसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का जो सबसे प्राचीन धंधा है वो वेश्यावृत्ति है, ये इकोनॉमिस्ट मानते हैं। तो इसको कैसे रोकेंगे आप? बट अब क्या इसका कोई तो सोल्यूशन होगा? आज हम 2026 में बैठे हैं और हम बात कर रहे हैं स्लम माफिया जो आज भी चल रहा है, बार माफिया जो आज भी चल रहा है, प्रोस्टिट्यूशन जो आज भी चल रहा है। इसमें लोग, बहुत सारे मासूम भी फंसते होंगे, लोग उससे निकल भी नहीं पा रहे। तो कहीं तो समवेयर समबडी हैज टू स्टॉप ना। तो ये कैसे स्टॉप होगा? दुनिया के किसी भी कोने में वेश्यावृत्ति कभी भी बंद नहीं हो सकती। हमारे देश में तो इलीगल है, उसके बाद क्यों नहीं बंद होती? क्योंकि सेक्स जो है वो एक नेचुरल हंगर है, एक चाहे मर्द हो या औरत हो, जानवर हो या कोई भी हो। और उसको अगर आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो अलग तरीके से फिर सामने आती है। थोड़ा सा मैं बीते दिनों में आपको लेकर के जाना चाहता हूं, जब हमारे यहाँ मुंबई में बड़े पैमाने पर एक और इकोनॉमी चला करती थी जिसका नाम था, वो भी ब्लैक इकोनॉमी थी, और वो थी वीडियो पार्लर इकोनॉमी, वीडियो पार्लर माफिया। पूरे मुंबई में करीब करीब मेरे हिसाब से उस समय में 5,000 से ज़्यादा वीडियो पार्लर चला करते थे, जिसमें एक टीवी के ऊपर वीसीआर लगा करके लोगों को ब्लू फिल्म्स दिखाई जाती थी। 1-1 घंटे के शो हुआ करते थे, 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक के टिकट लिए जाते थे। बाकायदा पुलिस और पॉलिटिशियंस की छत्र छाया में ये काम चला करता था। गोरेगांव के जिस फिल्म सिटी रोड जो थी, उस फिल्म सिटी रोड के ऊपर ही एक वक्त में एक से एक सटे हुए 3 वीडियो पार्लर चलते थे, और उसके आसपास में और 2 चलते थे। मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के फासले में 5 वो चलते थे, जिसमें से 3 सटे हुए थे एक दूसरे से। ये शॉप, ये शॉप और ये शॉप, और तीनों का हर शो हाउसफुल होता था। 5 रुपए का टिकट, 10 रुपए का टिकट। मालाड में ऐसे 50 थे, ये सब वो सब थे। यहाँ पे पूरा जो गरीब तबका था हमारे यहाँ का, वो देखने के लिए जाया करता था, और उससे अपनी सेक्सुअल हंगर जो है वो सेटिस्फाई करके आ जाया करता था, और पुलिस को चलवाती थी। लेकिन इसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट और इफेक्ट भी होता था कि उससे जो उनके अंदर वो भावनाएं जो जागृत हो गई हैं, वो अराउज हो गया है आदमी, अब उसको वो अपनी सेक्सुअल हंगर जो है उसको कैटर करने के लिए वो कहाँ जाए? तो क्या तो वो वैश्याओं के पास जाता था। अगर वो देने के लिए पैसा नहीं है और वो बहुत ज्यादा मतलब उत्तेजित हो रखा है, तो वो रास्ते में चलती भी किसी भी औरत का बलात्कार करता था। एक वक्त रहा है जब एंटॉप हिल एरिया में हर दिन जो है 5-10 बलात्कार हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त एंटॉप हिल में सबसे ज्यादा ब्लू फिल्म तो वीडियो पार्लर्स हुआ करते थे। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि समाज पे बंधन लाने के बदले में उसको एक पर्टिकुलर तरीके से, एक पर्टिकुलर फैशन में उसको चलते रहने दिया जाए, ताकि जो सभ्य समाज है उसकी जो मतलब लोग हैं वो बचे रह सके। लेकिन जिनको कि इस तरीके से ला करके और बेचा जा रहा है, या जिनको कि इस्तेमाल किया जा रहा है वेश्यावृत्ति में, ये सब है, उनको बचाने की जरूर पूरी कोशिश होनी चाहिए। छोटी बच्चियों को अगर कोई चुरा करके ला रहा है, अगवा करके ला रहा है और उनको बेच रहा है ब्रॉथल्स में, और पुलिस को अगर ये चीज़ पता चल रही है या एनजीओस को पता चल रही है, निश्चित तौर पे उनको छुड़ा के बाहर निकालना चाहिए। ये उनका पहला और आखिरी फर्ज बनता है। तो आज की रियलिटी ये भी है, जहाँ अपना देश इतना आगे बढ़ रहा है, वहाँ पर एक ये ब्लैक इकोनॉमी भी ऑपरेट हो रही है, सिर्फ हमारी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में है। कहीं कोई ऐसा नहीं है। यूएसए वगैरह में ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है।
क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने बहुत ओपन कर रखा है। एक वक्त था जब रशिया में तो बाकायदा जो है सबको ये मिला करता था, येलो कलर का एक हेल्थ कार्ड मिलता था जिसमें उनकी हर साल हेल्थ 6 महीने में हेल्थ चेकअप होता था और उन लोगों को मतलब बहुत ईजी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए ओपनली वो रखा जाता था। हमारे यहाँ भी इंडिया में जो है वो हेल्थ कार्ड आज भी इशू होते हैं सब लड़कियों को। उनका भी हर साल जो है एक मेडिकल टेस्ट होता है और हर लड़की जो है वो अपने ब्रॉथल में अपने पलंग के ऊपर वो कार्ड लगा करके रखती है और आए हुए ग्राहक को बोलती है कि देख मेरे पास लाइसेंस है। वो लाइसेंस नहीं है बेसिकली, वो उसका हेल्थ कार्ड है कि यू आर क्लीन विद STD एंड HIV। यानी सब मिले हुए अभी भी हाँ, पूरा सिस्टम। देखिए बिना मिली भगत के ये सब चीजें नहीं चलती हैं। ब्लैक मनी, लस्ट फॉर द वुमन, दैट्स इट। 2 ही रीजन है, तीसरा कोई कारण नहीं है। ऑल राइट, वेल थैंक यू सो मच सर। प्लेजर ऑफ माइंड। थैंक यू फॉर कमिंग हियर अगेन एंड टेलिंग अस रियलिटी जो आज भी चल रही है इतने सालों से, उनकी हिस्ट्री क्या है। यही सच है, यही समाज है। हमारे जैसे लोग बस उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं, जितना समाज तक पहुंच जाए। समाज उसको जितना अपने तरीके से आत्मावलोकन करके और उससे बचने की कोशिश करे, बेहतर। थैंक यू।